नमस्कार दोस्तों। यह करंट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई। ये वो क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी। यहाँ पर ब्रिक्स किन किन देशों से मिलकर बना है, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश पार्टनर के रूप में है, ठीक है। यहाँ पर इनमें से कौन सा देश इसके ढांचा से संबंधित है या निर्माण से संबंधित है। तो चलिए इन्हीं सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। पहले दैनिक भास्कर ऐप है, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। रूस के कजान शहर में हुए 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह संगठन की अहमियत बताई। ब्रिक्स दुनिया की तेजी से उभरती 5 अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का ग्रुप है। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत और चीन इस ग्रुप में शामिल थे। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना। 2023 में ये समिट दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, जिसमें 6 और देशों को इसका हिस्सा बनाया गया। इनमें अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई। 6 देश कौन कौन से हैं? एक तो इथियोपिया है, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूएई। इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूएई में तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। और सऊदी अरब शामिल है। ब्रिक्स का मकसद दुनिया में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। 2008-9 में जब पश्चिमी देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तब भी ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। इसका कॉन्सेप्ट राइजिंग इकोनॉमी के आधार पर टिका था। ब्रिक्स में शामिल देशों में भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन, चीन की $19 ट्रिलियन, रूस की 2, ब्राजील की 2 और साउथ अफ्रीका की $0.39 ट्रिलियन है। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 27% है। संगठन में नए देशों के शामिल होने से भी इसकी ताकत बढ़ी है। इससे ब्रिक्स के लैंड एरिया और जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। ब्रिक्स में शामिल देशों में भारत का लैंड एरिया 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, चीन का 96 लाख वर्ग किलोमीटर, रूस का 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर, ब्राजील का 85 लाख और साउथ अफ्रीका का लैंड एरिया 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। दुनिया की 28% जमीन ब्रिक्स देशों के पास है। ब्रिक्स में शामिल देशों की जनसंख्या पर भी नजर डालते हैं। भारत की जनसंख्या करीब 145 करोड़, चीन की 141 करोड़, रूस की 14, ब्राजील की 21 और साउथ अफ्रीका की 6.4 करोड़ है। यानी दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है। ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में ब्रिक्स का 23% हिस्सा है। साथ ही दुनिया का 15% निर्यात ब्रिक्स देश करते हैं। 34 और देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन इसके सदस्य बनने का नियम अभी तय नहीं है। इसलिए भारत ब्रिक्स के विस्तार को लेकर हिचकिचाता रहा है। भारत चीन के मंसूबों को लेकर भी सतर्क रहना चाहता है। चीन और रूस दोनों ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के खिलाफ बने समूह के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ठीक, ये है भाई, देख लेते हैं एक बार ना। दुनिया की तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स की 16वीं समिट रूस के कजान, ये पूछेगा वो कजान में हो रही है। रूस, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका समेत 28 देशों के राष्ट्र प्रमुख इसमें पहुँचे। 28 देशों के, रूस, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। मूलतः किन देशों से बना था ये? ब्राज़ील बाद में आया था ना। भारत, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील बाद में आया था शायद। हाँ, इस साल समिट की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। बुधवार को यहाँ पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के प्रमुख 5 साल बाद बातचीत की मेज पर मिले। यूरोपियन यूनियन ईयू को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। ग्लोबल जीडीपी में ईयू के देशों की कुल हिस्सेदारी 14% है। ईयू कितनी है? 14 है। वहीं ब्रिक्स देशों के साथ 27 है, ठीक है ना, डबल है। ब्रिक्स का अपना अलग बैंक भी है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में है। यह सदस्य देशों को सरकारी या प्राइवेट प्रोजेक्ट
के लिए लोन उपलब्ध कराता है। राइजिंग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर बने इस ग्रुप में पिछले साल 5 देश ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। इस साल यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया औपचारिक सदस्य बन जाएंगे। राइजिंग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर बने इस ग्रुप में राइजिंग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर बने इस ग्रुप में पिछले साल 5 देश, एक तो ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। इस साल यूएई है ना, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया औपचारिक सदस्य बन जाएंगे। पिछले साल 34 और इस साल 40 देशों के संगठन से जुड़ने की इच्छा जताई है। पिछले साल 34 और इस साल 40, 34 और 40, ठीक है ना। पिछले साल 34 और इस साल 40 देशों ने संगठन से जुड़ने की इच्छा जताई। इस स्टोरी में जानेंगे ब्रिक्स की अहमियत और ताकत, इस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नज़र क्यों है और कई देश इसकी मेंबरशिप क्यों चाहते हैं। दुनिया की 28% ज़मीन ब्रिक्स देशों के पास है। ब्राज़ील, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, रूस, चीन, यूएई, संयुक्त अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका है और भारत। देखिए ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद में फिर इजिप्ट, इथियोपिया यहाँ है इथियोपिया, और ये साउथ अफ्रीका है, फिर ईरान, रूस, चीन, भारत, ठीक भाई, और ये हो गया, ये सदस्य इसके ब्रिक्स देशों के पास। लैंड एरिया वर्ग किलोमीटर, दुनिया में हिस्सेदारी जब 2024 से पहले का संगठन, भारत 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल कितना है 32 लाख, यानी विश्व का 2.4, चीन का 2.4, चीन का 96 लाख 6.3, रूस का 1.7 करोड़ 11%, ब्राज़ील का 85 लाख, जब भारत 2.4 विश्व का, यानी कि बताइए भारत का विश्व में कितना क्षेत्रफल है 2.4% घेरता है, और चीन का है खुद का 6.3 विश्व का, रूस का 11% है रूस में विश्व का, और ब्राज़ील में 5.6 है, साउथ अफ्रीका 0.8 है। 2024 में शामिल हुए देश कौन कौन से हुए हैं शामिल, ये पूछ सकता है वो। एक तो इजिप्ट है, एक इथियोपिया है ना 0.7, और एक ईरान है 1.1 है ना, और एक यूएई है, यानी कि 83 लाख। जब ये क्षेत्रफल की बात हो रही है ब्रिक्स देशों के पास है ना, जब यूएई का भी यार काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है 83 लाख, ठीक है ना, यानी कि ये चीन से कुछ ही छोटा है, ये 96, ये 83 लाख। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा तो इसमें यही है रूस 1.7 करोड़ यानी 11%, तो यूएई भी काफ़ी है इसमें 83 लाख, ठीक है ना 0.1%। तो 0.1%, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही भाई, ये 32 लाख अपना क्षेत्रफल है तो हम विश्व का 2.4% घेरते हैं, तो ये 83 लाख होने के बावजूद भी 0.1% क्यों है, क्या पता भाई है। आगे चलते हैं। फिर दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में है। भारत 145 करोड़ 17.8, चीन 141 करोड़ 17.4, रूस 14 करोड़ 1.77, ब्राज़ील 21 करोड़, साउथ अफ्रीका 6.4 करोड़। यहाँ से क्वेश्चन वो इस प्रकार से आ सकता है कि बताइए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। 2024 में शामिल हुए देश इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स का 27% हिस्सेदार। ग्लोबल जीडीपी में कितना परसेंट है 27%। 2024 से पहले शामिल देश भारत 3.7, चीन 19 है भाई, चीन का इसमें ये ट्रिलियन डॉलर की बात आ रही है, ट्रिलियन डॉलर्स में 19, 3.7, रूस 2, ब्राज़ील 2
और साउथ अफ्रीका 0.39। यानी कि चीन के बाद में फिर भारत आ रहा है भाई 3.7। ठीक है। 2024 में शामिल हुए देश जब 0.38 इजिप्ट, इथोपिया 0.15, ईरान 0.36, यूएई 0.49। ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में ब्रिक्स का 23% हिस्सा है। 2024 से पहले शामिल देश भारत, चीन, रूस। ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में ब्रिक्स का यानी सबसे ज़्यादा देखी जाए तो चीन है भाई 6,720 13%, और भारत 2,140 4.3%, रूस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। 2024 में शामिल हुए देश इजिप्ट 214, इथोपिया, ईरान, यूएई। दुनिया के कुल निर्यात का 15% ब्रिक्स देश करते हैं। यानी दुनिया के कुल निर्यात का 15% ब्रिक्स देश करते हैं। 2024 से पहले शामिल देश जब निर्यात की बात आ रही है अब 453 भारत। ठीक, चीन सबसे ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा आंकड़ों में चीन ही है भाई, चाहे वो निर्यात की हो। ठीक है ना, निर्यात के मामले में चीन ही आएगा, आयात में तो कम आएगा, इसका क्या है। लेकिन चाहे वो पूंजी लगाने की बात हो, जनसंख्या की बात हो, रूस 532, ब्राज़ील 334, साउथ अफ्रीका 123। 2024 में शामिल हुए देश इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई का गल्ला है 599, अपन से ज़्यादा है भाई, और रूस से ज़्यादा है यूएई का। दुनिया के कुल निर्यात का 15% ब्रिक्स देश करते हैं। जब वो क्वेश्चन क्या देगा ये बताइए, 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सम्मिलित देश है। यहाँ पर सदस्य देश है भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, अफ्रीका, है ना। और 2024 में शामिल हुए हैं इजिप्ट, इथोपिया, है ना, ई और यू, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री पावर में 3 ब्रिक्स देश। पहले से शामिल देशों की मिलिट्री पावर रैंकिंग जब सबसे फर्स्ट में सेकंड पे आ रहा है कौन, रूस है भाई। आई समझ में, जनसंख्या अपन से कम है, क्षेत्रफल अपन से ज़्यादा है, और जीडीपी मामले में भी अपन से कम है, लेकिन मिलिट्री पावर में नंबर 1 है रूस। इस वजह से इसका इज्जत से नाम लिया जाता है भाई, यानी कि पावर इसके पास में, बल, पावर, फोर्स। ठीक, इस वजह से इज्जत से पेश आते हैं सब, चाहे वो जीडीपी कम हो, यहाँ पर और सब चीज़ कम चल जाएगी, लेकिन इस मामले में सबसे आगे है रूस। इसके बाद में चीन है ना, रूस, चीन, 4 है भारत, यानी कि रूस सेकंड है, फर्स्ट शायद अमेरिका है। जब रूस, चीन, भारत यानी 2, 3, 4 तो यही आ गए। आई समझ में। ब्राज़ील 12वें नंबर पर है, साउथ अफ्रीका 33 नंबर पर है। 2024 में शामिल हुए देशों की मिलिट्री पावर रैंकिंग जब ईरान की 14वीं रैंक है। हाँ, तो इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है भाई। ईरान, इजिप्ट और इथोपिया और यूएई 51। यूएई व्यापार वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देता है भाई, इस वजह से 51 है। इसमें ज़्यादा उसने डेवलप नहीं किया है मिलिट्री पावर में। जब फर्स्ट अमेरिका है शायद, सेकंड रूस, चीन, थर्ड पे चीन है, चौथे पे भारत है। 3 तो ये इसमें ही आ गए, रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। जब तो भाई ब्रिक्स समिट है या ब्रिक्स देशों का समूह है तो पावरफुल ही होगा ना। अगर पावरफुल आएंगे तो फिर ईरान की 14वें नंबर की है, इजिप्ट 15, इथोपिया 49, यूएई 51। दुनिया भर में मंदी के बीच ब्रिक्स देश तेज़ी से आगे बढ़े। 2008 में जब पश्चिम देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तब ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। आर्थिक संकट से पहले पश्चिम देश दुनिया की 60% से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन मंदी के दौर में ब्रिक्स देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ से पता चला कि इनमें तेज़ी से बढ़ने और पश्चिमी देशों को टक्कर देने की क्षमता है। बी से मतलब क्या मिलेगा, देख, आर से तो रूस हो गया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, बी से ब्राज़ील। 2006 ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग के दौरान मिले। 2006 में यह घटनाक्रम हुआ। निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। 2009 में रूस में चारों देशों का पहला शिखर सम्मेलन संगठन का VRIC नाम पड़ा, VRIC
BRIC। 2010 साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से शामिल हुआ, संगठन नाम ब्रिक्स पड़ा। कौन सा? साउथ अफ्रीका आया बाद में, ठीक है ना। बताइए ब्रिक्स में बाद में कौन सा देश जुड़ा था? साउथ अफ्रीका। 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई को शामिल होने का आमंत्रण। अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। अर्जेंटीना बाहर हो गया भाई 2024। यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान ने सदस्यता ली, सऊदी अरब विचार कर रहा है। यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान ने सदस्यता ली, सऊदी अरब विचार कर रहा है। इसी वजह से ईरान वगैरह पर कोई सहज में हमला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से इजराइल में जो युद्ध हो रहा है, जैसे कि गाज़ा वगैरह पे युद्ध कर दिया इजराइल ने, जैसे कि यूक्रेन को वो बढ़ावा दे रहा है ये पश्चिमी देश, जिसमें रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। भाई यूक्रेन तो छोटा सा देश है, वो इतना लंबा युद्ध नहीं खींच सकता, लेकिन उसको सप्लाई हो रही है हथियारों की पश्चिमी देशों से, जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है ना, इन देशों से। इस वजह से ये लड़ाई चल रही है। और यही कंडीशन इजराइल में है। इजराइल भी किन के दम पे लड़ रहा है? पश्चिमी देशों के दम पे लड़ रहा है, अमेरिका के दम पर, क्योंकि वहाँ से हथियार वगैरह सब सप्लाई वहाँ से ही होता है। ये है बात। तो ये एंटी पार्टी चलती है हमेशा की, ईरान, इराक वगैरह की। तो ये इधर आ गए हैं ब्रिक्स के, है ना। तो एक तो यूएई है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान ने सदस्यता ली, सऊदी अरब विचार कर रहा है। पश्चिमी देशों के लिए ब्रिक्स कितनी बड़ी चुनौती है? हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने SWIFT पेमेंट सिस्टम की तरह ब्रिक्स देशों के लिए एक अलग पेमेंट सिस्टम बनाने को लेकर हो रही चर्चा को लेकर जानकारी दी थी। इससे पहले पिछले साल ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने एक समिट के दौरान कहा था कि ब्रिक्स संगठन के देशों को व्यापार के लिए एक नई करेंसी बनाने की ज़रूरत है। ये बढ़िया है करेंसी, क्योंकि ये डॉलर ने ना सबका एकदम माल पानी बिगाड़ रखा है। हम क्यों डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, यानी व्यापार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई ज़रूरी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने भी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये बहुत आगे की बात है, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं होने वाला है। हालांकि संगठन के कुछ देश जरूरी अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड शुरू कर चुके हैं। चीन और रूस इन देशों में शामिल है। हालांकि संगठन के कुछ देश जरूर अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड कर चुके हैं, यानी कि व्यापार शुरू कर दिया है उन्होंने। अपनी जो चल रहा है ना उनका, जैसे कि भारत में रुपया चल रहा है ना, तो जैसे कि जो जिसका चल रहा है तो उसमें व्यापार शुरू कर चुके हैं ये। अगर व्यापार शुरू कर चुके तो धीरे धीरे फिर बाद में ये अपनी अलग मुद्रा भी जारी कर देंगे। चीन और रूस इन देशों में शामिल है। यूक्रेन जंग के बाद रूस नेशनल करेंसी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। यूक्रेन जंग के बाद रूस नेशनल करेंसी के इस्तेमाल पर। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और पश्चिम देशों ने रूस के एसेट्स को सीज करा दिया है। एसेट्स मतलब एसेट को सीज करा दिया है। इससे रूस को काफ़ी नुकसान हुआ है। भारत भी ब्रिक्स की 3 बार मेजबानी कर चुका है। पहली हुई थी 16 जून 2009 को रूस में, येकातेरिनबर्ग में, और अब ये हुई है 22 से 24 अक्टूबर रूस कजान पूछेगा वो कि ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी। नए देशों में शामिल होने से कितना बदलाव होगा? ब्रिक्स में नए देशों के शामिल होने से इसकी ताकत बढ़ी है। यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया के जुड़ने ब्रिक्स देशों का बाजार बढ़ा है। यूएई जैसी तेज़ गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है। यूएई जुड़ी है, जिसकी ग्लोबल निर्यात क्षमता 2% से भी अधिक है, यानी कि निर्यात की बात कर रहा है भाई। ये संपन्न देश है यूएई। चीन संपन्न देश है, इसके बाद में ये आ रहा है ये यूएई। अगर ब्रिक्स देशों की बात की जाए तो चीन के बाद में यही है यूएई निर्यात के मामले में। इन देशों के आने से ब्रिक्स के कुल लैंड एरिया और जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इस संगठन की संयुक्त जन क्षमता में भी इजाफा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स कोई सैन्य संगठन नहीं है। भारत की चिंता नियम तय किए बिना विस्तार न हो। ब्रिक्स समिट से पहले 18 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि 34 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। इससे पहले पिछले साल भी लगभग 40 देश इसमें शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी इसमें शामिल होने की आधिकारिक तौर पर अप्लाई किया था।
हालांकि भारत इसके विस्तार को लेकर हिचकिचाता रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि इसका सदस्य बनने का नियम अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल ब्रिक्स में जो देश है उनका बड़ा आधार अर्थव्यवस्था है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नए सदस्यों को इकोनॉमी के आधार पर शामिल किया जाए या ज्योग्राफी के आधार पर। प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक ब्रिक्स में कम देश होने की वजह से फैसले लेने में आसानी होती है। ऐसे में ज़्यादा सदस्यों को संगठन में शामिल करना बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ भारत चीन के मंसूबों को लेकर भी सतर्क रहना चाहता है। चीन और रूस दोनों ब्रिक्स संगठन को पश्चिम देशों के खिलाफ बने समूह के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये बात सही है, ठीक है ना। चीन और रूस, उनका दबदबा खत्म हो। मोदी के रूस दौरे से जुड़ी एक खबर पड़े। ये क्या हो रहा है? पुतिन ने मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पीएम की रूसी राष्ट्रपति को सलाह, युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता। पीएम की रूसी राष्ट्रपति को सलाह, युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, भारत जरूरी। रूस ने 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एयरपोर्टर से नवाजा। ये आ सकता है भाई। बताइए किस देश ने भारत को सर्वोच्च सम्मान दिया था? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एयरपोर्टर सम्मान से किसे नवाजा गया? पीएम नरेंद्र मोदी को। कब? 9 जुलाई। ये आएगा क्वेश्चन पक्का। देख 9 जुलाई की बात है को मॉस्को में, है ना। 9 जुलाई को मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को है, मैं पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एयरपोर्टर, ऑर्डर ऑफ द सेंट पूछ लेगा वो। बताइए जो अभी वर्तमान में यानी फ़िलहाल में 9 जुलाई को जो मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है उसका वह कौन सा है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एयरपोर्टर, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एयरपोर्टर से नवाजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। ये है भाई, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? ये बन सकता है कि पीएम मोदी कब गए थे वहाँ? ब्रिक्स में तो गए थे। ब्रिक्स का तो पता है, ब्रिक्स का तो है 22 से 24 अक्टूबर को, है ना। ब्रिक्स का तो 22, 23 और 24 अक्टूबर को ही है ब्रिक्स समिट। तो देख लेते हैं इसको, है क्या है। रूस की राजधानी मॉस्को में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये तस्वीर मोदी के रूस दौरे के दूसरे दिन की है। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद पहली बार रूस पहुंचे मोदी ने जंग के खिलाफ संदेश दिया। हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। शिखर वार्ता के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए भारत की कोशिशों का पूरा सम्मान है। इससे पहले भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रूस को सुख दुख का साथी बताया। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। अपने रूस दौरे के पहले दिन पुतिन ने मोदी को अस्तबल का दौरा कराया।
मोदी और पुतिन ने एक साथ हॉर्स शो भी देखा। इसके बाद दोनों ने पुतिन के घर पर प्राइवेट डिनर किया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ज़ेलेंस्की ने लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। दरअसल यूक्रेन का दावा है कि सोमवार को रूस ने कीव में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए। ये घटना मोदी के रूस दौरे पर रवाना होने के बाद हुई। मोदी ने अपने दौरे के दौरान रूसी सेना में जबरन भर्ती किए भारतीयों का मुद्दा भी पुतिन के सामने उठाया। पुतिन ने आश्वासन दिया है कि वे सभी भारतीयों को डिस्चार्ज कर देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग के बीच लगभग 40 भारतीय रूसी सेना में तैनात हैं। पिछले महीने 2 भारतीयों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। ये है भैया, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन, अब एग्जाम का क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? ये बन सकता है कि ये बताइए प्रधानमंत्री को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये पूछेगा वो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, रूस का कौन सा है ये, अभी देखते हैं ना। पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हुए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है देते हुए राष्ट्रपति पुतिन। रूस ने मंगलवार को 9 जुलाई की बात है, मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल से नवाजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। इससे पहले मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल। उन्होंने कहा, एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। पीएम की इस बात के जवाब में पुतिन ने कहा, आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। पीएम ने बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। मोदी रूस में 26 घंटे रहे, पुतिन के साथ 8 घंटे बिताए। 8 घंटे। मोदी ने 2 दिवसीय दौरे पर रूस में 26 घंटे बिताए। इस दौरान पुतिन के साथ 7-8 घंटे रहे। दोनों नेताओं ने औपचारिक और अनौपचारिक 4 मीटिंग की। प्राइवेट डिनर के अलावा उन्होंने साथ में लंच किया। रूसी राष्ट्रपति ने मोदी को गोल्फ कोर्ट में घुमाया। 3 फोटो में देखिए रूस में मोदी का दूसरा दिन। फ्रेंड है भाई अपना अजीज, आई समझ में। रूस एकदम धमाकेदार, सुख दुख का साथी है। जब किसी ने साथ नहीं दिया था तब रूस ने साथ दिया था अपन को, इस वजह से अपना साथी है। मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता 2 घंटे चली। बाद में दोनों ने बयान जारी किए। मोदी मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर भी गए। यहाँ उन्होंने अटल पवेलियन का एटम पवेलियन का दौरा किया। इसे न्यूक्लियर एनर्जी का हब माना जाता है। एटम पवेलियन क्यों चर्चा में है? क्योंकि मोदी जी ने दौरा किया था। कहाँ है ये? रूस में है। एटम पवेलियन, इसे न्यूक्लियर एनर्जी हब माना जाता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स पर वर्ल्ड वार में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। शिखर वार्ता में मोदी की 4 बड़ी बातें। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है, इसलिए मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले का दर्द समझ सकता हूँ। मैं हर तरह का आतंकवाद की कड़ी निंदा करता हूँ। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। शांति के लिए मेरे मित्र पुतिन की बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी है। मैं विश्वीय समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत शांति का पक्षधर है। चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, जब जान का नुकसान होता है तो मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को दुख होता है। बात तो सही है। जब मासूम बच्चों की हत्या होती है, जब हम मासूम बच्चों को मरते देखते हैं तो दिल दहल जाता है। वह दर्द बहुत बड़ा है। इस पर मैंने पुतिन से विस्तृत चर्चा भी की है। मोदी के दूसरे दिन के दौरे के बारे में सिलसिलेवार पढ़ने के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए। ठीक है, यही था, है ना, यही था। इसमें यही पूछेगा वो कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल।
ठीक, जुलाई की बात है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।